बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम चैप्टर नंबर 13 को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 के अंदर ना हम ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी पैसेज वेज को पढ़ रहे थे। उसमें मैंने बता दिया था नॉस्ट्रिल्स क्या हैं, नेज़ल कैविटी क्या है, फेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स क्या है, ट्रैकिया क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। अच्छा, एक बात जो ब्रोंक्यूल्स के अंदर रह गई थी कि ब्रोंक्यूल्स वो होते हैं जिसमें आप एक बात पढ़ेंगे कि ये जो ब्रोंकाई हैं ये हमारे लंग्स के अंदर जाके ना डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते रहते हैं हत्ता कि इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या लेस रह जाता है। और जब डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम रह जाए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ब्रोंक्यूल कहते हैं। हम इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स में मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी, एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। रेस्पिरेटरी का नाम रेस्पिरेटरी इस वजह से रखा गया, यहाँ पे स्लाइट गैसियस एक्सचेंज होता है, ना होने के बराबर। ठीक है, स्लाइट गैसियस एक्सचेंज होता है। जबकि इससे अगला जो पार्ट होता है ना वो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं और एल्व्यूलर सैक होती हैं। यानी अगर आप एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बाकायदा आपको ऐसे मिलता है कि पीछे आपको डक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, आगे आपको ऐसे थैलीनुमा स्ट्रक्चर मिलता है विच आर द एल्व्यूलर सैक। उसे हम क्या कहते हैं, हम उसको एल्व्यूलर सैक कहते हैं। अच्छा, ये जो एल्व्यूलाई है ना, एल्व्यूलर सैक, दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। ये वो होती हैं जिनको ब्लड कैपिलरीज ने थॉरली सराउंड किया होता है। ये ऐसे सराउंड किया हुआ है। अच्छा, जितनी ज्यादा इसको ब्लड कैपिलरीज सराउंड करेंगी ना उतना फायदा है। चैप्टर 14 आपने पढ़ लिया, आपको पता है हमारा जो ब्लड होता है ना वो लंग्स की तरफ जाता है। किस मकसद के लिए? ताकि उसमें ऑक्सीजन भर दी जाए। हमारी जो गैसेस आ रही है ना वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से यानी नॉस्ट्रिल्स की मदद से या हमारी ओरल कैविटी की मदद से अल्टीमेटली फेरिंग्स में पहुंचती हैं, जो कि कॉमन पैसेज है फूड एयर का। फिर वहां से लेरिंग्स में पहुंचेंगी, लेरिंग्स से ट्रैकिया के अंदर, फिर ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर यहाँ पर पहुंची हैं एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सैक के अंदर। और ये साइट ऑफ एक्सचेंज है। इसको कौन सी चीज सराउंड कर रही है? हमारी ब्लड कैपिलरीज। इसका मतलब है ब्लड में से ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इधर आएगी और यहाँ से ऑक्सीजन निकल के हमारे ब्लड में जाएगी और वो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। वो कैसा ब्लड बन जाएगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो फिर वही जो ब्लड होता है वो वापसी हमारे हार्ट में जाता है और फिर कुछ पर्टिकुलर वेसल्स की मदद से थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको हम कहते हैं इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, एल्वियोलाई जितना ज्यादा थिन होगी उतना ज्यादा हम कहेंगे कि गैसियस एक्सचेंज ना इफेक्टिवली होता है। जितना ज्यादा ये थिन होती है उतना ज्यादा इफेक्टिवली गैसियस एक्सचेंज होता है। हमारी एल्वियोलाई को अगर आप देखें तो हम इसको कहते हैं दे आर ओनली द 1 सेल थिक। जबकि रेस्पिरेटरी सरफेस की हम जब बात करते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं वो 2 सेल थिक है। एल्वियोलाई के अंदर एक ही लेयर होती है, हम उस लेयर को कहते हैं एल्व्यूलर एपिथेलियम। एल्वियोलाई की एक ही लेयर है और उसका नाम क्या है? एल्व्यूलर एपिथेलियम, टॉप लेयर। एल्व्यूलर एपिथेलियम की लेयर होती है एंड दे आर सराउंडेड बाय द कैपिलरीज। चैप्टर नंबर 14 अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ने पढ़ लिया है, तो आपको अंदाजा होता है कि कैपिलरीज के अंदर भी एक ही लेयर होती है। हम उस लेयर को क्या कहते हैं? हम उस लेयर को कहते हैं लेयर ऑफ एंडोथीलियम। उस लेयर को हम लेयर ऑफ एंडोथीलियम कहते हैं। देखो ये एल्वियोलाई की लेयर और इस एल्वियोलाई की लेयर को सराउंड करने के लिए ना बाहर से ये कैपिलरी की है, यानी ये वो साइट है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो इसकी ना आपको ओवरऑल जब आप देखेंगे तो आपको 2 लेयर्स मिलेंगी। 2 सेल थिक है ये आवर रेस्पिरेटरी सरफेस, जिसमें एक लेयर आपको एल्व्यूलर एपिथेलियम की मिलती है और एक आपको कैपिलरी की लेयर मिलती है। कैपिलरी की लेयर को हम क्या कहते हैं? लेयर ऑफ एंडोथीलियम। तो ओवरऑल हमारी जो एल्वियोलाई है इट इज ओनली द 1 सेल थिक, while the respiratory surface is the 2 cell thick.
अच्छा, एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, और गैसेज ने ना हमारे लंग्स से निकल के हमारे ब्लड में जाना होता है, ऑक्सीजन ने पर्टिकुलरली, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ आती है? हमारी एल्वियोलाई के अंदर आती है, और फिर उसको बाहर की जाने पुश करवा दिया जाता है रिवर्स पाथवे से। देखो ये जो एल्वियोलर एपिथेलियम होती है, ये वो लेयर होती है जिसका काम है सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करना। और सरफेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेक्टेंट आर द मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन। सरफेक्टेंट वो होते हैं जो लिपोप्रोटीन का मिक्सचर है, और सरफेक्टेंट वो होते हैं जिनका काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करवाना। और ये हमारे लंग्स को ना कोलैप्स होने से बचाते हैं। सरफेक्टेंट वो होते हैं जो हमारे लंग्स को ना कोलैप्स होने से बचाते हैं। हम उनको क्या कहते हैं? हम उन्हें सरफेक्टेंट कहते हैं। देखो वो तमाम बच्चे जिनके अंदर सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते, ऐसे तमाम बच्चे जिनमें सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते, उनके अंदर ना एक तरह की डिजीज़ हो जाती है। हम उस डिजीज़ को ना RDS कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बोर्ड का शॉर्ट है, येलो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा कि एल्वियोलर एपिथेलियम का काम है सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करना, एंड सरफेक्टेंट आर द मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन। और ये वो होते हैं जिनका काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करवा देना, ताकि हमारे लंग्स ना बाकायदा तौर पे कोलैप्स ना हो। जिस भी बच्चे के अंदर ना सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होंगे, आमतौर पे वो बच्चे जिनका गेस्टेशन पीरियड, जिनका प्रेगनेंसी पीरियड लेस देन 7 मंथ होता है, उनके अंदर सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते। अगर सरफेक्टेंट प्रोड्यूस ना हो रहे हो तो फिर आप अगली बात याद रखें कि ऐसे तमाम बच्चों के अंदर क्या होता है कि उनके जो लंग्स है ना वो बाकायदा तौर पर इन्फ्लेट नहीं कर पाते, उनके अंदर एल्वियोलाई बाकायदा तौर पे फूल नहीं पाती। अगर एल्वियोलाई बाकायदा नहीं फूलेंगी ना तो फिर हम कहेंगे इनके अंदर गैशियस एक्सचेंज इफेक्टिवली नहीं होगा। गैशियस एक्सचेंज इफेक्टिवली ना हो तो ऐसे बच्चों के जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, और ऐसे बच्चों की डेथ भी हो सकती है। तो एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम कहते हैं हमेशा कलेक्शन ऑफ डिजीज़ को। सिंड्रोम किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डिजीज को। तो मैंने आपको बताया एक तरह का RDS सिंड्रोम भी होता है, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द एल्वियोलर एपिथेलियम। अगर एल्वियोलर एपिथेलियम सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये पर्टिकुलर कंडीशन एग्जिस्ट करती है। देखो एयर सैक के बारे में बताया गया है कि एयर सैक वो हैं दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लंग्स। एयर सैक वो होते हैं जो हमारे लंग्स के फंक्शनल यूनिट हैं, जबकि हमारे लंग्स के स्ट्रक्चरल यूनिट में हमारे एल्वियोलाई शामिल हैं। तो मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा था, इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या हमारे एल्वियोलाई क्या होते हैं और किस तरह से वो रिचली सप्लाइड हैं विद द ब्लड कैपिलरीज। तो जितना भी आपने पैसेज वे पढ़ना था ना वो सारा का सारा आप पैसेज वे पढ़ चुके हो, सारा का सारा, कि हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज वे होता है ना वो कौन कौन से पार्ट पर मुश्तमिल होता है। अब आप देखो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो लंग्स के बाहर हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो लंग्स के अंदर हैं। इनको आपने लाजमी याद रखना है कि अगर MCQ कभी आ जाए कि जी लंग्स के अंदर के पार्ट कौन से हैं, लंग्स के बाहर के पार्ट कौन से हैं, फिर आपको बाकायदा लंग्स की एनाटॉमी दिखाता हूँ। देखो ट्रैकिया तक जो पार्ट आपने पढ़े थे वो सारे वो पार्ट थे जो लंग्स के बाहर थे। ब्रोंकाई वो पार्ट था जो बाहर भी होता है अंदर भी होता है। नॉस्ट्रिल लंग्स के बाहर है, नेजल कैविटी लंग के बाहर है, फिर फेरिंग्स लंग्स के बाहर है, फिर लैरिंग्स लंग्स के बाहर है, ट्रैकिया लंग्स के बाहर है। ब्रोंकाई वो पार्ट होता है जिसके बारे में बताया कि ये लंग्स के बाहर भी है अंदर भी है, जबकि ब्रोंक्यूल्स वो पार्ट है जो लंग्स के अंदर है। एल्वियोलर सैक लंग्स के अंदर है, एल्वियोलर डक्ट्स लंग्स के अंदर मौजूद है। तो जो पार्ट लंग्स के बाहर है और अंदर है ये आपने याद रखना है। देखो बार बार हम बात कर रहे हैं कि कुछ पार्ट ना हमारे लंग्स के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। हमारे लंग्स होते क्या हैं, किस जगह पर मौजूद हैं, ये बात अब आपने याद रखनी है। देखो लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन। शेप इनकी ना कोनिकल शेप होती है। हमारे लंग्स की जो शेप होती है वो कोनिकल शेप होती है। लंग्स आर स्लाइटली अनइक्वल इन साइज।
एक लंग वो होता है जिसके अंदर 2 लोब है, एक वो होता है जिसके अंदर 3 लोब है। हमारा जो राइट लंग होता है ना, उसके अंदर आपको 3 लोब्स मिलेंगे, लेफ्ट के अंदर आपको 2 लोब्स मिलेंगे। लोब कहते हैं टुकड़े को, यहाँ पर बाकायदा प्रोमिनेंट नहीं है। लोब बेसिकली इसके ऊपर ना छोटे छोटे फिशर बने होते हैं, दरार जैसे होती है। तो राइट के 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट के 2 लोब्स होते हैं। उसी बात से आप याद रखें कि जो ट्रैकिया होता है ना, जैसे ही ये लंग्स में एंटर होता है तो राइट लंग में जब ट्रैकिया एंटर होगा तो 3 प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, लेफ्ट के अंदर जब एंटर होता है तो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। लेकिन ये बात हमारी बुक में नहीं है, लेकिन हम इन्हें लोब से रिलेटेड याद करवा देते हैं। ये जो लंग्स की मीडियल साइड होती है ना, मीडियल कहते हैं अंदर वाली को, लेटरल कहते हैं अवे साइड को। ये जो मीडियल साइड ऑफ द लंग्स होती है ना, प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूँ आपको ज़्यादा इफेक्टिवली पता चलेगा। ये जो लंग्स की अंदर वाली साइड है, ये वाली, इस साइड पर छोटा सा डिप्रेशन होता है। हम उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलस भी कहते हैं, हाइलम भी कहते हैं। और ये वो डिप्रेशन होता है जहाँ से ब्लड वेसल्स ने अंदर एंटर होना होता है, जहाँ से पर्टिकुलरली कुछ नर्व सप्लाई जाती है, तो हाइलस हम उस डिप्रेशन को कहते हैं। तो एक पार्ट हमने पढ़ा कि 2 तरह के लंग्स हैं, राइट है, लेफ्ट है। अगली बात, दोनों तरह के लंग्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना, हम उसे मीडियास्टाइनम कहते हैं। और ये मीडियास्टाइनम वो प्लेस होती है जहाँ पर हार्ट हमारा लोकेटेड होता है। ये जो हमारे लंग्स होते हैं ना, दे आर कवर्ड बाय द लेयर थिन मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड एज द प्लूरा। हम उसे प्लूरा कहते हैं, डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है। और इस प्लूरा की ना 2 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर है? जो आउटर वाली लेयर होती है हम उसको पैराइटल लेयर ऑफ द प्लूरा कहते हैं। प्लूरा एक डबल मेम्ब्रेनस सैक है दैट एक्चुअली कवर्स द लंग्स। बाहर वाली लेयर को पैराइटल लेयर कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम विसरल लेयर कहते हैं। तो एक पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा है और एक विसरल लेयर ऑफ द प्लूरा है। लंग्स को कवर करने के लिए ना एक डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है दैट इज नोन एज द प्लूरा, पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा एंड द विसरल लेयर ऑफ द प्लूरा। देखो ये मेंशन की हुई है, एक पैराइटल लेयर है, एक विसरल लेयर है। और लंग्स जिस कैविटी के अंदर है हम उस कैविटी को क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी कहते हैं। देखो ये सर्फेक्टेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था, दे आर द मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन सेक्रेटेड बाय द एल्व्यूलर एपिथेलियम। और इसका काम क्या होता है? स्पीड अप द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। उसके अलावा ये बैक्टीरिया को किल करवाता है। अगर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस ना हो तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। आमतौर पे उन बच्चों में होता है जिनका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, यानी बच्चा माँ के पेट के अंदर सिर्फ 7 माह या उससे कम, आमतौर पे उससे कम सर्वाइव करे या रहे, उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाए, इमेच्योर डिलीवरी हो जाए। वरना हमारा जो फीमेल होती है ना, उनका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कितना होता है, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 माह 10 दिन, यानी 280 डेज। अगर 7 माह से कम है तो ये RDS के चांसेस होते हैं। ये दिखाया गया सर्फेक्टेंट। ये मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन होती है, ये एक फ्लूइड की लेयर बना देती है जिसका काम है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। तो अगर ये प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर इफेक्टिवली गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। देखो दरमियान में ना एक बात और जो मेंशन की गई है वो डायाफ्राम के बारे में बताया गया कि जी डायाफ्राम क्या होता है। ये जो डायाफ्राम होता है इसके बारे में आप एक बात याद रख लें कि डायाफ्राम वो पार्ट होता है, इट इज द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और ये डायाफ्राम वो होता है विच डिवाइड आवर ट्रंक इनटू द 2 पार्ट्स, द अपर पार्ट ऑफ द डायाफ्राम अपर पार्ट ऑफ द डायफ्राम हम उसे थोरैक्स कहते हैं। डायफ्राम के अपर पार्ट को आप थोरैक्स कहते हो, while the lower part of the diaphragm, lower part of the diaphragm is known as the abdomen. लोअर पार्ट का नाम क्या है? एब्डोमेन है, while the upper part is actually the thorax. तो डायफ्राम किधर होता है? जहां पे हमारा रिब केज एंड हो रहा है ना, और उसी का, इसे हम कहते हैं ये हमारा बेसिकली चेस्ट कैविटी का फ्लोर है,
उस फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी को डायफ्राम कहते हो। इस डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा थॉरेक्स है जिसे उर्दू में सीना कहा जाता है, और इस डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन को उर्दू में पेट कहते हैं। तो ये वो डायफ्राम है। और डायफ्राम के बारे में अक्सर शॉर्ट आ जाता है, व्हाट इज़ द डायफ्राम। और फिर होता है कि जी इसका ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ना इसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। चेंजेस आप इधर पढ़ोगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर ना ये दो पहले एमसीक्यूज है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जब हम रेस्ट के वक्त होते हैं ना, यानी हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मली हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम 15 to 20 टाइम्स ना 1 मिनट के अंदर ब्रीथ करते हैं। 1 मिनट के अंदर 15 to 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। लेकिन अगर हम रनिंग करना शुरू कर दें, हम स्प्रिंटिंग करना शुरू कर दें, हम वॉकिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है ना वो भी बढ़ जाता है। तो हम फिर कितना ब्रीथ करते हैं, 30 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं ना ये स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एल्वियोलाई, स्पॉन्जी इन नेचर है। और आगे बताया हुआ है कि हमारे जो लंग्स होते हैं ना, दे नाइदर कैन पुल द एयर इनसाइड नाइदर कैन पुल द एयर आउटसाइड। ये जितना भी एक्सचेंज होना है ना, ये बेसिकली कैसे होता है, डिफ्यूजन के रिजल्ट में होता है। डिफ्यूजन के रिजल्ट में जब गैसेस हमारे लंग्स के अंदर जाएंगी, देयर इज द पैसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। और जब गैसेस बाहर जाएंगी तो आपको पता है ना, कोई भी बैलून है उसके अंदर आप एयर को फिल करवा दो तो वो बैलून क्या करता है, इन्फ्लेट कर जाता है, फूल जाता है। और जब उसी बैलून से एयर बाहर चली जाती है तो वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो वो सिकुड़ जाएगा। तो लंग्स भी ऐसे ही हैं, ये एयर को अंदर पुल करने की, बाहर भेजने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि गैसेस जो है वो डिफ्यूजन के रिजल्ट में अंदर भी जाती हैं, बाहर भी आती हैं, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। तो लंग्स के अंदर गैसेस का जाना और बाहर आना हमेशा डिफ्यूजन के रिजल्ट में होता है। जब गैसेस लंग्स के अंदर जाएंगी, लंग्स इन्फ्लेट कर जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब गैसेस जो है वो लंग्स के बाहर जाएंगी तो लंग्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। आगे बताया गया डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स है, और ये फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। इसके अलावा चेस्ट कैविटी के बारे में बताया गया, हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वहां पर क्या मौजूद है, हमारा रिब केज मौजूद है। और ये जो हमारी रिब्स मौजूद होती हैं ना, इनको सराउंड करते हुए हमारे मसल्स भी होते हैं। रिब के लिए हम एक टर्म कॉस्टल की इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से रिब के दरमियान जितने भी मसल्स हैं, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के दौरान ना आप एक तो इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे जी डायफ्राम है, दैट इज द एक्चुअली फ्लोर ऑफ आवर चेस्ट कैविटी, स्केलेटल मसल्स पर मुश्तमिल होता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली कर क्या रही हैं, ये सारी चीज़ें करती क्या हैं। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में इनवॉलंटरी कंट्रोल है, वॉलंटरी कंट्रोल है। तो इनवॉलंटरी के बारे में याद रखें, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलंटरी काफ़ी सारी चेंजेस ऐसी आ रही हैं जिन्हें मेडुल्ला कंट्रोल करता है, ब्रेन का पार्ट है मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। और जो वॉलंटरी होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो है वो सेरिब्रम होता है। ये हमारी वैसे बुक में नहीं है, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आगे फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये लॉन्ग भी है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और फिर साथ में फेजेस ऑफ द ब्रीदिंग। फेजेस ऑफ ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो एक पार्ट यहां पर बनाता हूं कि ये ना ऊपर हमारी चेस्ट कैविटी है, और ये फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी है। ऊपर चेस्ट कैविटी जहां पर रिब्स मौजूद हैं, और ये उसका फ्लोर है। फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। अगली बात याद रखें कि ये जो डायफ्राम होता है ना, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान करता क्या है। डायफ्राम ना इंस्पायरेशन के दौरान बेसिकली मसल्स ऑफ द डायफ्राम इंस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और मसल्स ऑफ डायफ्राम के इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो शेप ऑफ द डायफ्राम होती है, इट बिकम लेस डोम शेप। इट बिकम लेस डोम शेप। देखो हमने ना चेंजेस को ऑब्जर्व करना है,
ये जो डायाफ्राम होता है ना, इसके जो मसल्स होते हैं वो हमारी इंस्पायरेशन के दौरान जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, डोम कहते हैं गुंबद को, जैसे मस्जिद का गुंबद होता है, तो ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन जो डायाफ्राम होता है ये लेस डोम शेप होता है, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान जब डायाफ्राम के मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं तो डायाफ्राम ऐसा हो जाता है, इट बिकम मोर डोम शेप ऐसा। तो डायाफ्राम के मसल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स, और इसके रिलैक्स करने की वजह से डायाफ्राम कैसा हो जाता है, मोर डोम शेप हो जाता है, मोर डोम शेप, ज्यादा गुंबद नुमा हो जाता है। तो पहली बात तो आपको ये पता चली। अच्छा देखो, मैं बता रहा था ऊपर ये चेस्ट कैविटी है, आप अगली बात खुद ही ऑब्जर्व कर लो, जब लेस डोम शेप हुआ है तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ गया है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है। इधर अगर आप देखो ज्यादा डोम शेप हुआ है तो ऊपर चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगली बात आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी है, वॉल्यूम ज्यादा हो तो प्रेशर क्या होता है, कम, प्रेशर क्या होता है, कम। जब वॉल्यूम कम हो तो फिर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, फिर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो पहली डायग्राम के अंदर आपको पता चल रहा है कि प्रेशर ना इनसाइड द चेस्ट कैविटी, एयर के प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो कम है, जबकि बाहर जो है वो एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। इस वजह से एयर ना हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ अंदर को आती है, जबकि इधर आप देखें प्रेशर अंदर ज्यादा है, इनसाइड द चेस्ट कैविटी ज्यादा है, बाहर इसका मतलब है एयर का प्रेशर कम होगा, एयर बाहर जाएगी। ये जो पहले मैंने आपको डायग्राम बनाई है ये इंस्पायरेशन की है, और जो अगली बनाई है वो एक्सपायरेशन की है। अगली क्या है, एक्सपायरेशन की, पहली जो बनाई है वो इंस्पायरेशन की बनाई है, अगली जो है वो एक्सपायरेशन की। अब आप देखो इधर आपको ना चेंजेस मिलेंगे। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड हो रही है, एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर आउटसाइड हो रही है। पहली बात का अंदाज़ा तो आपको ये हो गया। इसका मतलब है कि जो हमारी रेस्पिरेशन है ना, उसकी दो तरह की फेजेस होती हैं, एक को आप इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हो, दूसरी को आप एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हो। स्टेटस ऑफ द लंग्स, देखो एयर अगर हमारे लंग्स के अंदर आएगी तो मैंने अभी आपको बताया ना हमारे लंग्स क्या होंगे, इन्फ्लेम कर जाएंगे, तो लिखा हुआ है पैसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। इधर क्या है, पैसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, इसका मतलब है लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सुकड़ेंगे, तभी तो एयर लंग्स के अंदर से बाहर जाएगी। आगे एक बात मेंशन की गई है डायाफ्राम, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी को डायाफ्राम कहते हो। जब हम एयर को ब्रीथ कर रहे हैं यानी एयर को अंदर लेके जा रहे हैं तब डायाफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और डायाफ्राम की शेप कैसी होती है, लेस डोम शेप, लेस डोम शेप। जबकि इधर आप देखोगे डायाफ्राम के मसल्स ना एक्सपायरेशन के दौरान रिलैक्स करते हैं और डायाफ्राम की शेप क्या हो जाती है, मोर डोम शेप, जैसे आपको ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने दिखाया है। डायाफ्राम क्या होते हैं, मोर डोम शेप होते हैं। समझ आई बात। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर आपको बताया इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में। आपने ये एक्सटर्नल इंटरनल को याद नहीं रखना, एक्सटर्नल इंटरनल का अलग-अलग याद नहीं रखना। एक ही बात याद आपने रखनी है कि इंस्पायरेशन के दौरान जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक्सपायरेशन के दौरान जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स मैंने कहा वो मसल्स होते हैं जो रिब्स को सराउंड कर रहे हैं। देखो मैं एयर को अगर इनहेल करने की कोशिश करूं तो मेरे रिब केज के लेवल पर क्या चेंज आ रहा है, मेरा रिब केज जो है वो अपवर्ड हो रहा है और फॉरवर्ड आ रहा है। यानी अगर आप घर में ही आप एयर को इंस्पायर करें और आप फिर उस दौरान चेंजेस देखें तो रिब केज मेरा अपवर्ड और फॉरवर्ड आता है। इट मीन्स कि व्हेन द इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आवर रिब केज जो है वो एलिवेट होगा और फॉरवर्ड आएगा। तो आगे रिब केज के बारे में बताया गया अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब आप एक्सपायर करेंगे, देखो जब मैं एक्सपायर करूंगा इसका मतलब है मेरा जो रिब केज है वो सेटल डाउन हो रहा है और इनवर्ड को जा रहा है। तो मेरे इंटरकॉस्टल मसल्स ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन रिलैक्स होंगे, रिब केज क्या होगा, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। अगली बात मैंने आपको ये बताई डायग्राम से कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम होता है ना चेस्ट कैविटी का, ये इंस्पायरेशन के दौरान वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि डायफ्राम लेस डोम शेप होता है और प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जबकि एक्सपायरेशन के दौरान जब मोर डोम शेप होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यही आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाया जा रहा है।
कि वॉल्यूम आप देखें इंस्पायरेशन के दौरान बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इधर अगर आप देखें तो वॉल्यूम आपको डिक्रीज होता दिखाई देता है, प्रेशर इंक्रीज होता दिखाई देता है, जिसकी वजह से एक फेज के अंदर जो है वो एयर ने बाहर जाना है और वो एक्सपायरेशन है, जबकि इंस्पायरेशन है उसके अंदर एयर ने अंदर आना है। एक ऐसी एयर, फ्रेश एयर विच कंटेनिंग द मोर ऑक्सीजन इज पुल्ड इनवर्ड व्हाइल द एयर कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज आउटवर्ड। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग की दो तरह की फेजेस होती हैं। इस ब्रीदिंग की फेजेस के बाद ना अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है उसकी फेजेस लिख दें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है। हम लेक्चर को यहीं से शुरू करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।